नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए भारत की मिट्टियों का पूर्ण विवरण लेके आया हूँ, जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। सभी परीक्षाओं के लिए है भारत की मिट्टियों का पूर्ण विवरण, यानी कि भारत में मिट्टी किस किस प्रकार की पाई जाती हैं, कौन कौन सी मिट्टी भारत में पाई जाती हैं। चलिए आइए देखते हैं भारत की मिट्टियों का पूर्ण विवरण। पहला प्रश्न है, आपके सामने दिया है, भारत की मिट्टियों पर है ये कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के द्वारा, किसके द्वारा, ICAR के द्वारा भारत में 8 प्रकार की, कितने प्रकार की, 8 प्रकार की मिट्टियों का विवरण है। क्या है? 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन दिया हुआ है। और इसी में है ICAR के द्वारा, और इसमें दिया है ICAR के द्वारा कितने प्रकार की, 8 प्रकार की मिट्टियों का विवरण है। और ICAR के ही द्वारा 17 प्रकार की गौड़, 17 प्रकार की गौड़ मिट्टियों का विवरण है। कितने प्रकार की? 17 प्रकार की गौड़ मिट्टियों का विवरण है। कितने प्रकार की? ये 17 प्रकार की गौड़ मिट्टियों का विवरण है। और इसी में फिर दिया है, क्योंकि मुख्यतः क्या है, ICAR के मुख्यालय जो है नई दिल्ली। ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है? ICAR का मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ पर है? ICAR का जो मुख्यालय है, क्या है, मुख्यालय कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। ICAR का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इन्हीं यहाँ से ही ये 8 प्रकार की मिट्टियों का विवरण दिया गया है, यानी कि 8 प्रकार की मिट्टी निकली हैं। कहाँ से निकली हैं? ये ICAR से निकली हुई हैं 8 प्रकार की मिट्टियाँ। चलिए आइए देखते हैं पहली मिट्टी आपके सामने दी गई है। पहली मिट्टी है आपको जलोढ़ या दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ या दोमट मिट्टी। इस मिट्टी की खासियत हम आगे देखेंगे। दूसरी मिट्टी दी गई है आपके सामने काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। दूसरी मिट्टी कौन सी दी है? काली। तीसरी मिट्टी है इसमें लाल या पीली मिट्टी। चौथी है लेटेराइट मिट्टी। पांचवी है हिमालय मिट्टी। और छठवीं है रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी। और सातवीं है पीट या दलदली मिट्टी। और आठवीं इसी में दी है रेह या ऊसर मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टियों का विवरण दिया है। ये 8 प्रकार की किसके द्वारा निकली हैं? ये ICAR के द्वारा निकली हैं। ICAR का मुख्यालय कहाँ है? छाप लो, न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय। किसका? ICAR का। चलिए आइए देखते हैं इनके पूर्ण विवरण और इसके बारे में। ये है मिट्टी को जल सहित, कितने सहित? मिट्टी को जल सहित 17 प्रकार, कितने प्रकार की? 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की तत्वों की आवश्यकता होती है? 17 प्रकार की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। भारतीय मिट्टी में क्या है? भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। किस किस की कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इन 3 चीज़ों की भारतीय मिट्टियों की कमी होती है। इसी में है भारतीय मिट्टी को NPK कितना दिया जाता है? भारतीय मिट्टी को NPK दिया जाता है 4.2 से 4.2 नाइट्रोजन, 2 पोटास और पोटास, फास्फोरस 2%, यानी कि ये अनुपात में दिए हुए हैं। यानी कि 4.2:2:1, यानी कि अगर 4 अगर किलोग्राम नाइट्रोजन दी जाएगी तो 2 किलोग्राम फास्फोरस दी जाएगी और 1 किलोग्राम पोटास दिया जाएगा। ये अनुपात में दिया गया है। परंतु इसे क्या दिया जा रहा है? परंतु इसे 7.5.7, 2.7 और 1 में प्रदान किया जाता है। नाइट्रोजन के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरकता है वो स्थिर हो गई है। कैसी हो गई है?
स्थिर हो गई है, वहीं पर थम सी गई है उसकी उर्वरकता। चलिए आइए देखते हैं कुछ और। तीसरा है, पहली मिट्टी आपके सामने है ये। पहली मिट्टी आपकी है दोमट मिट्टी। क्या है? दोमट मिट्टी। इसे क्या कहा जाता है? इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। इस किसको? दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यह रेतीली और चिकनी मिट्टी का योग है। किसका योग है? रेतीली और चिकनी मिट्टी का योग है। निर्मित से बनी हुई है। भारत में सर्वाधिक कितने प्रतिशत? भारत में लगभग 43% क्षेत्रफल में यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 43%। उत्तर प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार है। इसी में है दोमट मिट्टी के बारे में। दोमट मिट्टी यह कहाँ कहाँ पाई जाती है? यह नर्मदा। कहाँ पर? नर्मदा। यह नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती और महानदी। इसकी जानकारी और है। ये महानदी की तटवर्ती भागों, कहाँ पर? तटवर्ती भागों में फैली हुई है। तटवर्ती भागों में फैली हुई है। तटवर्ती भागों में फैली हुई है। इसमें गोदावरी भी है, कृष्णा भी है, कावेरी भी है। कौन कौन? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गोदावरी, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। इन तटवर्ती इलाकों में पाई जाती है। ये कहाँ पर? तटवर्ती इलाकों में पाई जाती है। चलिए आइए देखते हैं अगला। इसमें अगला दिया है, इनका क्षेत्र है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वह कौन कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है पंजाब में भी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र की घाटी, पूर्वी तट और पूर्वी राजस्थान और गुजरात में यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। चलिए आइए देखते हैं इस जलोढ़ मिट्टी के। यह जलोढ़ मिट्टी जो है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है, पहली मिट्टी है ये होती है खादर। कौन सी होती है? खादर। और दूसरी मिट्टी कौन सी है इसी में? यह दो प्रकार की होती है। दूसरी होती है बांगर। कौन सी होती है? बांगर। दूसरी मिट्टी कौन सी है? पहली है खादर, दूसरी है बांगर। जो खादर मिट्टी होती है यह नवीन जलोढ़ मृदा, यह नवीन जलोढ़ मृदा होती है। यह उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी? यह उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी है। यह उपजाऊ मिट्टी नहीं है। कैसी है? यह उपजाऊ नहीं है। कौन सी? ये कैसी है? ये उपजाऊ नहीं है। ये उपजाऊ नहीं है। ये उपजाऊ है। ऊपर वाली जो खादर होती है वो कैसी होती है? उपजाऊ। और जो बांगर होती है वो उपजाऊ नहीं है। ये नवीन मिट्टी है, यानी कि नदियों के पास जो बहकर आती है वो नवीनतम या नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। चलिए आइए देखते हैं अगली मिट्टी। अगली मिट्टी के बारे में। अगली मिट्टी है आपके सामने। यह खादर के रूप में इसका निर्माण होता है। किसके रूप में होता है? यह खादर के रूप में इसका निर्माण होता है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी है? यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। पोटास की अधिकता होती है। किसमें? खादर मिट्टी में। यानी कि यह मिट्टी जो हमने बताई है अभी, खादर मिट्टी जो पहली वाली मिट्टी है बांगर मिट्टी को छोड़कर, खादर मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? पोटास की अधिकता होती है। किसकी? पोटास। चलिए आइए देखते हैं अगली मिट्टी। अगली मिट्टी आपके सामने है ये। अगली मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी है। इस काली मिट्टी में है, यह मिट्टी ज्वालामुखी के लावा, किससे? ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होती है। किससे होती है? ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होती है। इसे रेगुर क्या कहते हैं? रेगर या एंटीसॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगर या एंटीसॉल भी कहते हैं। इसमें आयरन, एल्यूमिनियम तथा चूने की अधिकता, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसी में अगला है पोटास की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? पोटास की। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। कहाँ पर है इसका सर्वाधिक विस्तार?
महाराष्ट्र क्षेत्र में यानी महाराष्ट्र राज्य में इसका सर्वाधिक विस्तार है। और यह मिट्टी कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? यह मिट्टी 16.6% भूभाग पर कितना 16.6% भूभाग पर विस्तृत है। यह कैसी मिट्टी है? यह मिट्टी की खासियत एक और है, यह मिट्टी नमी धारण करना, कौन सी क्या करती है? यह नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कौन सी? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में क्या है? जो नमी है, जो नमी धारण करने की इसमें अधिकता होती है। क्या होती है? अधिकता होती है। नमी धारण करने की इसमें अधिकता होती है। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में और कुछ। इसका क्षेत्र है, यानी कि ये मिट्टी है जो काली मिट्टी, इसके क्षेत्र कहाँ है, कहाँ ये पाई जाती है? पहली तो है मालवा का पठार में इसका सर्वाधिक विस्तार है। उसके बाद इसका उत्तरी कर्नाटक में है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, तमिलनाडु में है और तेलंगाना में है और काठियावाड़ में भी इसका विस्तार है। यह मिट्टी, काली मिट्टी जो है वह किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यह मिट्टी कपास के लिए, किसके लिए? कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये कपास खेती के लिए, इसमें कौन सी खेती की जाती है? कपास की खेती। कपास की खेती के लिए ये बहुत उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए यह मिट्टी बहुत उपयुक्त मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यह मिट्टी आर्द्रता ग्रहण क्या करती है? यह आर्द्रता ग्रहण भी कर सकती है। क्या करती है? आर्द्रता ग्रहण भी कर लेती है। सबसे ज़्यादा करने वाली है क्या? आर्द्रता ग्रहण। आर्द्रता ग्रहण करती है सबसे ज़्यादा। आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है इस मिट्टी में। इस मिट्टी का है, यह मिट्टी और किस किस के लिए उपयुक्त होती है? यह मिट्टी है, यह कपास के अलावा गन्ने के लिए भी है, गन्ने के लिए और तिलहनी फसलों के लिए। किसके लिए? तिलहनी फसलों के लिए। तिलहनी फसल, जैसे तिलहनी फसलों में कौन कौन सी आती है? सरसों है, राई है और सरसों, राई है, तिलहनी फसलें हैं, सोयाबीन है, चना है, चना है आदि फसलें इसमें ली जाती हैं। किसमें? इसी में, काली मिट्टी में। आपको दिखाते हैं और कुछ अगली मिट्टी के बारे में। इसकी जानकारी और देख लेते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी के बाद है यह इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है। क्या? ये देखिए आप, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह इसी में दिया है, अतः सिंचाई कम आवश्यकता होती है। इस मिट्टी में क्या है? सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। सूखने के साथ ही यह मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। क्या होता है? यह सूखने के साथ ही इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं और इसे सुता जुताई के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या है? यह सुता जुताई के नाम से भी जानी जाती है। चलिए आइए देखते हैं इसके प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है इसका, यह प्रश्न है, आमतौर पर किस मिट्टी को सुता जुताई मिट्टी कहा जाता है? आप इनमें से बताइए। जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली कपास की मिट्टी। इसका आंसर है काली कपास की मिट्टी। इस मिट्टी को सुता जुताई मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुता जुताई मिट्टी। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं? यह मिट्टी गेहूँ, कपास, मूंगफली, प्याज, आम, पान और संतरा के लिए उपजाऊ होती है। किसके लिए? इन सभी फसलों के लिए यह उपजाऊ होती है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसी में है अगली मिट्टी के बारे में। अगली मिट्टी है आपके सामने लाल या पीली मिट्टी। अगली मिट्टी कौन सी है? लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी है, यह मिट्टी उच्च वर्षा और औसत तापमान वाले क्षेत्रों, जहाँ कहाँ पर होती है? यह उच्च वर्षा और औसत तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उच्च तापमान और औसत पाई जाती है, जहाँ आग्नेय चट्टानें उपस्थित होती हैं। क्या है? आग्नेय चट्टानें उपस्थित रहती हैं। इसी में है अगला कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड
आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह कैसी हो जाती है, यह इसका रंग लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, इसका रंग लाल हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है इसका, तमिलनाडु में है। कौन से है, तमिलनाडु राज्य में इसका सर्वाधिक विस्तार है। कहाँ पर है, और इसका जो वो है विस्तार क्षेत्र वो कितना है वो भी आपको हम बता दें। इसका विस्तार क्षेत्र लगभग 6.1% भूभाग पर है। कितने भूभाग पर है, 6.1% भूभाग पर है। और यह भू क्षेत्र, इसका विस्तार जो है इतने लाख में है, वो है 18.6% भूभाग पर क्षेत्र पर स्थित है। यह द्वितीय विशालतम वर्ग की मिट्टी है। कौन सी, यह लाल जो पीली मिट्टी आप देख सकते हैं, यह दूसरी मिट्टी है किसके, जलोढ़ मिट्टी के बाद यह दूसरी मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी के बाद यह दूसरी मिट्टी है जिसका सर्वाधिक विस्तार है, भूभाग पर सर्वाधिक विस्तार है। कितना विस्तार है, 18.6% भूभाग पर यह विस्तृत है। और इसका लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली है, कितने लाख वर्ग किलोमीटर है, वो है 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली है। कितने पर, यह है 6.1 लाख किलोमीटर वर्ग पर फैली है। और इसका जो क्षेत्र है वह कहाँ है, आपको दिखा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। जो अन्य क्षेत्र हैं इसका है दक्षिण कर्नाटक, या कर्नाटक के क्षेत्र में या कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और बुंदेलखंड राज्य में पाई जाती है इस मिट्टी का कुछ भाग। चलिए आइए देखते हैं इस खेती में क्या क्या खेती की जाती है। इस खेती देख लेते हैं। खेती किस किस की जाती है, इसमें खेती की जाती है। इस मिट्टी में खेती की जाने वाली लाल या पीली मिट्टी में खेती किस किस की होती है, पहले तो है ज्वार की भी खेती कर सकते हैं इसमें, ज्वार। दूसरा है बाजरा की खेती करते हैं। तीसरा तंबाकू की भी खेती की जाती है। और तंबाकू के बाद है तिलहन की फसलें भी की जाती हैं। तिलहन मतलब जो तेल से उत्पादित फसलें हैं वो भी फसलें की जाती हैं इस मिट्टी में। चलिए आइए देखते हैं। और गेहूं की भी इसमें कर सकते हैं, गेहूं भी है, गेहूं की खेती भी की जाती है। चलिए आइए देखते हैं अगली मिट्टी है आपके सामने। अगली मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी। अगली मिट्टी लैटेराइट मिट्टी है। यह लाल मिट्टी का ही एक रूप है। यह क्या है, यह लाल मिट्टी का ही एक रूप है। कौन सा है, यह लाल मिट्टी का ही एक रूप है जो उच्च तापमान अधिक वर्षा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें क्या है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इसमें क्या है, वही है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें अधिकता होती है। और सभी में क्या होती है कि कमी होती है, इसमें अधिकता होती है। किसकी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की अधिकता होती है। यह मिट्टी बागानी फसलों के लिए उपजाऊ मानी जाती है। किसके लिए उपजाऊ मानी जाती है, यह मिट्टी बागानी फसलों के लिए। किसके, बागानी फसलों के लिए। बाग की जो फसलें की जाती हैं उन फसलों के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है। जो बाग की फसलें की जाती हैं जैसे काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। केरल में इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, केरल में इसका सर्वाधिक विस्तार है। और इसके अन्य क्षेत्र जो हैं वो है नीलगिरी और मेघालय के क्षेत्रों में यह इसका विस्तार है। और काफ़ी विस्तार हैं, जैसे केरल है, केरल में भी इसका विस्तार है। केरल राज्य है जो, वहाँ पर भी इस मिट्टी का विस्तार है। केरल है, केरल के बाद कर्नाटक है। इसमें जो भी नीचे के हैं यानी कि दक्षिणी हैं वह सभी इसमें आते हैं। कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद काफ़ी और हैं, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भी लैटेराइट मिट्टी का, महाराष्ट्र। और छोटा नागपुर का पठार। कौन कौन, छोटा नागपुर का पठार। और इसी में है असम है और मेघालय है। कौन कौन से, मेघालय और असम भी है जहाँ पर यहाँ लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह किस खेती के लिए उपयुक्त है, इसमें खेती भी आपको बता दें हम।
यह खेती के लिए उपयुक्त है वह खेती है। जैसे हम मान लें कहवा, यानी कॉफ़ी की खेती के लिए भी, किसके लिए, कॉफ़ी की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। कॉफ़ी की खेती है, काजू की खेती है, जैसे बागवानी की खेती जो की जाती है उन सभी के लिए उपयुक्त है। जैसे काजू, कॉफ़ी, लूनी, कच्छ की जो होती हैं उन सभी के लिए ये उपयुक्त है। चलिए आइए देखते हैं अगली मिट्टी। अगली मिट्टी है हिमालय मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? हिमालय मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो देखते हैं हिमालय मिट्टी। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। क्या पाया जाता है इस मिट्टी में? इस मिट्टी में और पोटाश की कमी होती है। क्या होता है? पोटाश की कमी होती है और नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और यह इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जम्मू कश्मीर में है। मृदा अपरदन से इस मिट्टी का प्रमुख समस्या है। क्या है? इस मिट्टी, यह पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर इस मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है तो इस मिट्टी का अपरदन बहुत होता है। मिट्टी प्रमुख समस्या रही है। जो अपरदन की समस्या है वह हिमालय मिट्टी एवं पर्वतीय मिट्टी की समस्या रही है। जो जम्मू कश्मीर एवं हिमालय प्रदेश हैं, जो में जितने भी हिमालय प्रदेश हैं, सेब की तथा असम में चाय की खेती की मिट्टी पर की जाती है। यह क्या है? इस मिट्टी में क्या क्या सबसे अधिकता की जाती है? सेब की खेती और चाय, असम में चाय की खेती। और इसमें क्षेत्र जो है, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है इस मिट्टी का? इस मिट्टी का क्षेत्र है जम्मू कश्मीर है, पहला तो कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद इसमें तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु में भी इस मिट्टी पाई जाती है। और मणिपुर है। कहाँ पर है? मणिपुर में भी इस मिट्टी का कुछ भाग पाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तो इसका पूर्णतः है। और इस मिट्टी में फसल कौन कौन सी हो सकती हैं? इस मिट्टी में फसल की जा सकती हैं, यानी कि खेती की जा सकती है। चाय की खेती, किसकी खेती? चाय की खेती की जा सकती है। चाय के बाद कॉफ़ी है, कॉफ़ी की खेती की जाती है। कॉफ़ी के बाद मसाले हैं। इसमें क्या हैं? मसाले की खेती की जाती है इस मिट्टी में। और इसमें क्या है? फल की सभी खेती की जा सकती है। फलों की खेती की जाती है। और गेहूँ और मकई, किसकी? गेहूँ और मकई की खेती की जाती है। इन सारी खेती की जाती है इस क्षेत्र में। चलिए आइए देखते हैं अगली मिट्टी के बारे में। अगली मिट्टी है बलुई या रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? बलुई या रेतीली मिट्टी। यह सबसे कम उपजाऊ मिट्टी है। कैसी है? यह सबसे कम उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी? बलुई या रेतीली मिट्टी है जो सबसे कम उपजाऊ मिट्टी होती है। बलुई या कम उपजाऊ मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की पूर्ण अभाव होता है। किसमें? बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी में नाइट्रोजन व ह्यूमस का पूर्ण अभाव होता है। इसका क्षेत्र जो है राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार है। कहाँ पर है? राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार है। और इसका जो क्षेत्र है, जो कहाँ पाई जाती है, उसका क्षेत्र है वह है दक्षिण पंजाब में। कहाँ पर? दक्षिण पंजाब और उत्तरी गुजरात में इसका क्षेत्र है। और यह खेजड़ी, किसके लिए? खेजड़ी के वृक्ष लगा कर दलहन की खेती करके इसका उपचार किया जा सकता है। इसका उपचार क्या है? इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए? जो खेजड़ी के वृक्ष हैं, जो अधिकतर राजस्थान है, राजस्थान का वृक्ष ही राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का वृक्ष। उस खेजड़ी के वृक्ष को लगाकर दलहन की खेती करके
इसका उपचार किया जाना चाहिए या किया जा सकता है? इसका उपचार किया जा सकता है किसका? खेजड़ी के वृक्ष लगाकर दलहनी की खेती करके इसका उपचार किया जा सकता है किसका? बलुई या रेतीली मिट्टी का। चलिए आइए देखते हैं अगली मिट्टी। अगली मिट्टी है पीट या दलदलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? पीट या दलदलीय मिट्टी। इस मिट्टी का ह्यूमस में भरपूर होती है। क्या? इस मिट्टी में ह्यूमस से भरपूर होती है। जो ह्यूमस की मात्रा होती है वह भरपूर होती है, परंतु अत्यधिक आर्द्रता के कारण सभी फसलों के लिए उपजाऊ नहीं है। इसमें आर्द्रता की जो है वो कारण अत्यधिक कारण है। इसमें क्या? आर्द्रता की अत्यधिक होने के कारण इस फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें मैंग्रोव वनस्पतियाँ क्या क्या पाई जाती हैं? मैंग्रोव वनस्पतियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। मैंग्रोव की वनस्पतियाँ, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही कि मैंग्रोव की वनस्पतियाँ किस मिट्टी में पाई जाती हैं? वह है दलदलीय मिट्टी में। यह कहाँ पर है? कच्छ के रण क्षेत्र में। कहाँ पर? कच्छ का रण क्षेत्र। यह कहाँ है? कच्छ का रण क्षेत्र है। कच्छ का रण क्षेत्र। कच्छ का रण क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है। कहाँ पर है? मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कच्छ के रण क्षेत्र में। और मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक वहीं पर विस्तार है। और यहाँ पर सर्वाधिक कौन कौन सी फसलों का भी प्रयोग किया जा सकता है इस मिट्टी में? इस मिट्टी में चावल और जूट का। किसका? चावल और जूट। चावल और जूट का खेती की जा सकती है। किसकी? चावल और जूट की खेती की जाती है। सर्वाधिक फसल यही होती है, चावल और जूट। और इस मिट्टी में सर्वाधिक फसल कौन सी उपजाऊ है? सर्वाधिक फसल इस मिट्टी में चावल की जाती है। किसकी की जाती है? चावल की जाती है। सर्वाधिक फसल है यह इस मिट्टी में उपजाऊ होती है, वो सर्वाधिक फसल है चावल। चलिए आइए देखते हैं अगली मिट्टी के बारे में। अगली मिट्टी है और लास्ट मिट्टी है आपकी। अगली लास्ट मिट्टी है ऊसर मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? ऊसर मिट्टी। ऊसर मिट्टी है। यह मिट्टी भी क्या है? यह रेह कल्लर चौपन क्षारीय है। कैसी है? यह रेह कल्लर चौपन क्षारीय और नमकीन मिट्टी भी है। कैसी है? नमकीन मिट्टी कहा जाता है। किसे कहा जाता है नमकीन मिट्टी? ऊसर मिट्टी को नमकीन मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमकीन मिट्टी। नमकीन मिट्टी कौन सी है? वह है ऊसर मिट्टी। अत्यधिक क्षारीय होने के कारण यह मिट्टी फसल कैसी है? यह मिट्टी फसल के लिए अनुपयुक्त होती है। कैसी है? फसल के लिए यह अनुपयुक्त है। शीशम और दलदली फसलों में की खेती में इसका उपचार किया जाता है। किसकी खेती में इसका उपचार किया जाता है? शीशम और दलदली फसलों में खेती के लिए इसका उपचार किया जाता है। इसका विस्तार जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इस मिट्टी का विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इस मिट्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में का कितने प्रतिशत है? वो भी 40% इसका विस्तार है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके बारे में, जो है मृदा उपचार के बारे में। जो मृदा उपचार है इसका उपचार कैसे करना चाहिए, कैसे इसके मिट्टी को बचाया जा सके, उपजाऊ मिट्टियों को, उसका उपचार के बारे में। विभिन्न तरीकों से मृदा का अनउपजाऊपन को समाप्त करना ही मृदा उपचार है। क्या है इसका मृदा उपचार? विभिन्न तरीकों से मृदा में अनउपजाऊपन को समाप्त करना, जो अनउपजाऊ मिट्टी हैं उनको समाप्त करना ही मृदा उपचार कहलाता है। इसी में दिया है भारत के पूर्व भाग में मृदा अम्लीय तथा पश्चिमी भाग में क्षारीय है। कहाँ कहाँ है? मृदा के पूर्व भाग में जो है वो अम्लीय है और पश्चिमी भाग में क्षारीय है। यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो जो अम्लीय है और पश्चिमी क्षेत्र है वो क्षारीय है। इसी में अगला है कि अम्लीय मृदा का उपचार किससे करना चाहिए? चूने के द्वारा। किसका? अम्लीय मृदा का। और क्षारीय मृदा का उपचार किससे करना चाहिए? जिप्सम के द्वारा। जो अम्लीय मृदा का है वो उपचार चूने के द्वारा, क्षारीय मृदा का उपचार जिप्सम के द्वारा। किसके द्वारा? जिप्सम के द्वारा करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं मृदा अपरदन के बारे में। जो मृदा अपरदन को कैसे किया जाए कम। वायु तथा जल के कारण मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ परत है, जो हवा चलती है तो ऊपरी मिट्टी जो उड़ उड़ के अगली जगह पहुंच जाती है। और किसके द्वारा? वायु और जल जो पानी बरसता है तो छिटक के मिट्टी इधर से उधर जाती है, जिससे क्या है ऊपर की परत हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर की परत हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। यानी मिट्टी का जो बहाव पानी के साथ दूसरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह जाना, वह भी मृदा अपरदन है। इस भारत
का 45% भूमि इस समस्या से ग्रसित है। क्या है? भारत की जो 45% भूमि है वह इस समस्या से ग्रसित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।